ये कहानी हरिपुर नामक गांव में रहने वाले लड़के कुंदन की है। कुंदन बहुत ही नेक दिल का था, परंतु बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो जाता है। उसके माता पिता के बाद उसके चाचा हीरालाल उसे अपने घर ले जाते हैं। उसके चाचा के घर में कुंदन की चाची व उसका भाई मोहन भी होता है, जो लगभग कुंदन की ही आयु का था। अरे आप इसे यहाँ क्यों ले आए? ये यहाँ क्या करेगा? अरे भाग्यवान, अब भैया भाभी के बाद कुंदन का हमारे सिवा है ही कौन। मैंने ये फैसला लिया है कि कुंदन अब हमारे साथ ही रहेगा। यह तो एक नंबर का मनहूस है जो अपने माँ बाप को खा गया। वह हमें क्या छोड़ेगा? तुम ऐसी बातें मत कहो, इस बेचारे का क्या कसूर। ये सब बातें सुनकर कुंदन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हीरालाल उसे चुप करवाता है। कुंदन अब उसके चाचा के घर ही रहने लगता है। समय बीतता है। चाची मोहन को शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम में भेज देती है, परंतु कुंदन को खेतों में काम करने के लिए कहती है। कुंदन पूरा दिन मायूस रहता, क्योंकि वह भी शिक्षा ग्रहण करना चाहता था, परंतु वह मजबूर था। वह दिन भर चाचा के साथ खेतों में काम करता और फिर शाम को बिना किसी वजह चाची की डांट सुनता। कुंदन का एक दोस्त भी हुआ करता था, जिसका नाम हरिया था। वह दोनों अक्सर तालाब के पास बैठकर बातें किया करते थे। अरे कुंदन, क्या हुआ? तुम बहुत उदास रहते हो। कभी हंस भी लिया करो। हरिया, तुम्हें तो पता ही है कि मेरा नसीब कितना खराब है और चाची को मैं अपनी माँ की तरह ही मानता हूँ, लेकिन वह मुझे बेटा नहीं मानती। कोई बात नहीं कुंदन, जो तकदीर में लिखा है वही होता है। चलो, अब मुझे खेतों में काम करने जाना है, मैं चलता हूँ। ठीक है कुंदन। कुंदन अब खेतों की तरफ जाने लगता है। वह पूरा दिन खेतों में अकेला काम करता है, क्योंकि अब चाचा की उम्र काफी हो गई थी। उनसे अब खेतों का काम नहीं हो पाता था। कुंदन काम खत्म करके घर आ जाता है और बिना किसी कारण चाचा की डांट सुनता है और फिर जमीन पर बिस्तर लगाकर सो जाता है। अगले दिन फिर से चाची उसे किसी न किसी बात पर डांट रही होती है। कुंदन ने अब फैसला ले लिया था कि वह अब इस घर में नहीं रह सकता। वह किसी को बिना कुछ कहे घर से निकल जाता है। कुंदन अब जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वह उस समय वह भूख भी होता है। वह रोते हुए खुद से बातें करने लगता है। हे भगवान, तुमने मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों लिख दी? पहले तो मेरे माता पिता को छीन लिया, फिर मैं चाचा चाची को ही माता पिता समझा, तो अब वह भी मुझे अपना बेटा नहीं समझते। मुझे तो सिर्फ काम करने की मशीन सोचते हैं। अब मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। तभी उसे झाड़ियां के पीछे से आवाज आती है। तभी वह उठता है और उसी तरफ जाने लगता है जिस तरफ से आवाज आ रही थी। वह देखता है कि एक साधु पेड़ के नीचे बैठकर तप कर रहा है। साधु ने कुंदन को अपने पास बुलाया। क्या हुआ बेटा? तुम बहुत उदास लग रहे हो और भूखे भी लग रहे हो। क्या बात हुई है, जरा बताओ मुझे। क्या पता मैं तुम्हारी कोई सहायता ही कर दूं। ऐसी तो कोई बात नहीं है महाराज, बस मैं घर वालों की वजह से परेशान हूँ। मुझे इस दुनिया में कोई भी पसंद नहीं करता है। अच्छा, पहले तो तुम एक काम करो, मेरी इस कुटिया में कुछ फल रखे होंगे, उन्हें उठा लो। कुंदन कुटिया की तरफ जाने लगता है और वहाँ से फल उठाकर ले आता है। बेटा, तुम इनमें से कुछ फल खा लो और बाकी मेरे पास छोड़ दो। तुम मुझे बहुत भूखे लग रहे हो। ठीक है महाराज। एक काम करो, तुम मुझे अपना हाथ दिखाओ, मैं हाथों की लकीरें पढ़ सकता हूँ। कुंदन साधु को अपना हाथ दिखता है और साधु बड़े गौर से देखकर मुस्कुराने लगता है। अरे वाह बालक, तुम तो बड़े तकदीर वाले हो। क्या बात कर रहे हो महाराज? आप, मैं और तकदीर वाला, मेरी किस्मत तो इस दुनिया में सबसे खराब है। मुझे लगता है आपको कोई तकदीर पढ़नी नहीं आती। आप मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ बालक, तुम यह फल खाओ और अपने घर जाओ। तुम्हें जल्दी ही पता लग जाएगा कि तुम कितने बड़े तकदीर वाले हो।
कुंदन वापस घर की तरफ चला जाता है। अगले दिन चाची कुंदन को बुलाती है और कहती है, कुंदन, यह लो और यह सारा सामान बाजार से ले आओ, क्योंकि आज मेरा बेटा अपनी शिक्षा पूरी करके वापस आ रहा है। उसके स्वागत में कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी चाची, मैं अभी बाजार से सारा सामान ले आता हूँ। कुंदन वहाँ से बाजार की तरफ चल देता है। वह मन ही मन सोचता है कि मोहन के आने के बाद तो चाची उसे बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करेगी। वह जल्दी से बाजार से सामान लेकर वापस आ जाता है और चाची को सारा सामान दे देता है। कुछ देर बाद मोहन घर आ जाता है। चाची उसे गले लगा लेती है और वह सभी खुश होते हैं। लेकिन कुंदन बस उनको दूर खड़े होकर देखता रहता है। कुंदन एक सच्चे दिल वाला इंसान होता है जो दूसरों की खुशी में ही खुश होता है। अगले दिन कुंदन व मोहन दोनों खेतों की तरफ जाते हैं। मोहन एक घमंडी इंसान है। वह कुंदन से अच्छे से बात नहीं करता। वह उसे भाई नहीं बल्कि घर का नौकर मानता है। खेत से वापस आते समय राजा के सैनिक गांव में राजा द्वारा दिया हुआ आदेश लेकर आते हैं। वह ढोल बजाकर पूरे गांव को यह संदेश सुना रहे थे। सुनो सुनो गांव वालों, महाराज ने सबके लिए एक समाचार भेजा है। वह अपनी पुत्री राजकुमारी मायावती के लिए एक स्वयंवर करवा रहे हैं। इस स्वयंवर में न केवल राजकुमार बल्कि गांव के नौजवान भी हिस्सा ले सकते हैं। जो भी यह स्वयंवर जीतेगा उसे इस गांव का राजा बना दिया जाएगा। ये समाचार सुनकर गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं। मोहन व कुंदन घर की तरफ चल पड़ते हैं। घर में चाचा चाची को भी इस समाचार का पता लग जाता है। चाची यह सुनकर बहुत खुश होती है और मोहन से कहती है, बेटा मोहन, कल जो स्वयंवर हो रहा है तुम उसमें जरूर जाना और अपनी किस्मत आजमाना। मुझे पता है तुम ही जीतोगे। हमारा नाम पूरे गांव में रोशन करोगे। हाँ माँ, मैं यह प्रतियोगिता आसानी से जीत लूंगा, क्योंकि मैंने गुरुजी से शिक्षा ग्रहण की है। मैं सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से दूंगा। चाची, मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी किस्मत पर रखना चाहता हूँ। नहीं कुंदन, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम कल कहीं नहीं जाओगे। कुंदन मजबूर था, इसलिए चाची की बात मान लेता है। अगले दिन सुबह मोहन व गांव के अन्य नौजवान राजा के दरबार में चले जाते हुए सभी राजा के सामने खड़े होते हैं। अच्छा, तो गांव के इतने नौजवान युवक हैं जो मेरे राज सिंहासन बैठना चाहते हैं। तुम लोग मेरा सिंहासन पाना चाहते हो। सैनिक, इन सभी को कारगर में डाल दो और 2 दिन के बाद इनका गांव के चौराहे पर फांसी दे देना, ताकि अन्य लोगों को भी पता चल सके कि राजा के सिंहासन पर बैठने का लालच रखने वालों के साथ क्या होता है। मोहन तथा अन्य गांव वालों को जेल में डाल दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब यह बात मोहन के घर वालों को पता चलती है तो वह रोने लगते हैं। कुंदन को भी यह बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। वह चाची से कहता है, चाची, आप चिंता मत करिए। मैं अपने भाई मोहन को उसे कैद से निकाल कर लाऊंगा। आप भले ही मुझे अपना बेटा नहीं मानती हो, लेकिन मैं आपको माँ और मोहन को भाई मानता हूँ। मैं वहां जाऊंगा और राजा द्वारा किए गए छल का विरोध करूंगा। बेटा कुंदन, तुम एक भले व सच्चे इंसान हो। मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी तुम मोहन को बचाना चाहते हो। मैं तुम्हारा यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। कुंदन महल की तरफ चल देता है। वह जल्द ही राजा के दरबार में पहुंच जाता है। अरे नौजवान, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? महाराज, मैं कुंदन हूँ और मैं गांव के युवकों को यहाँ से छुड़वाने आया हूँ। यह सभी मेरे राज्य सिंहासन के लालच में यहाँ आए थे, इसलिए इन्हें दंड तो मिलना ही चाहिए। नहीं महाराज, यह तो आपका छल है।
आपने भोले भाले गांव वालों को अपने जाल में फंसा लिया। यह तो इन युवकों के तथा उनके परिवार वालों के साथ अन्याय होगा। वाह कुंदन, तुम तो मुझे एक नेक और सच्चे दिल के युवक लगते हो। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। राजा कुंदन को अपने साथ ले जाता है। राजा उसे एक कमरे में ले जाता है जहाँ पर एक बदसूरत लड़की बैठी हुई थी। कुंदन मन ही मन सोचता है कि इतनी बदसूरत कन्या कौन है, यह राजकुमारी तो नहीं हो सकती। तभी राजा बोलता है, कुंदन, देखो, यह मेरी बेटी राजकुमारी मायावती है। तुम सोच रहे होंगे कि यह इतनी बदसूरत कैसे है? तो सुनो, राजकुमारी शुरू से ही बदसूरत नहीं थी, बल्कि राजकुमारी तो बहुत ज्यादा सुंदर युवती थी। राजा उसे एक कहानी सुनने लगता है। कुछ महीने पहले जब राजकुमारी जंगल की तरफ घूमने के लिए गई थी, तब एक तांत्रिक राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित हो जाता है और वह अगले ही दिन महल में आकर राजा से कहता है, तुम्हारी कन्या मुझे पसंद आ गई, इसलिए अब उसकी शादी मुझसे कर दो। राजा क्रोधित होकर उसे वहां से भगा देता है, परंतु तांत्रिक जाते समय राजकुमारी को बदसूरत होने का श्राप दे देता है। अब राजा कुंदन को कहता है, कुंदन, यह श्राप तभी खत्म होगा जब उस तांत्रिक की मृत्यु होगी, लेकिन सिर्फ सच्चा मन रखने वाला व्यक्ति ही उस तांत्रिक को मार सकता है, और तुम्हारा मन सच में ही सच्चा है। जी महाराज, मैं मारूंगा उस दुष्ट तांत्रिक को, परंतु बदले में आपको सभी गांव वालों को छोड़ना होगा। कुंदन, अगर तुम उस तांत्रिक को मार दोगे तो मैं राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा और तुम्हें इस राज्य का राजा घोषित कर दूंगा। तुम्हारे जैसे नेक दिल राजा मिलने पर प्रजा धन्य हो जाएगी। कुंदन राजा को प्रणाम करके वहां से चला जाता है और तांत्रिक की तलाश में निकल पड़ता है। जंगल में काफी समय तक फिरने के बाद भी उसे तांत्रिक नहीं मिलता, तो वह कुछ देर पेड़ के नीचे विश्राम करने लगता है। तभी वही साधु वहां पर चला आता है। कुंदन, तुम उसे तांत्रिक को ढूंढ रहे हो ना? हाँ महाराज, पर आपको कैसे पता? मुझे सब पता है बालक, वह तुम्हें पश्चिम दिशा में मिलेगा, और याद रखना, तुम उसे ऐसे नहीं मार सकते। सबसे पहले तुम्हें एक नीले तोते को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि तांत्रिक की जान उस तोते में है। जब तुम उसे तोते को हाथ लगाओगे तो वह पत्थर का बन जाएगा, और फिर उसे तुम्हें तांत्रिक के सामने तोड़ना होगा। कुंदन साधु की बात सुनकर तोते की तलाश में निकल पड़ता है। उसे एक पेड़ पर विचित्र नीले रंग का तोता दिखाई पड़ता है। वह जब उसे अपने हाथ में लेता है तो वह पत्थर का बन जाता है। कुंदन तोते को लेकर पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ता है। कुछ देर बाद उसे वह तांत्रिक मिल जाता है। मूर्ख बालक, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तुम्हें मौत के घाट उतारने आया हूँ, दुष्ट तांत्रिक। मुझे पता है तू क्या कर रहा है। मैं तुम्हें अपनी तांत्रिक विद्या से ही भस्म कर दूंगा। देखिए तोता, इसी में तेरी जान है ना। अरे ये तुम्हें कहां से मिला? छोड़ दो इसे। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, सोना चांदी राज्य सब कुछ, बस इसे छोड़ दो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अब तेरा अंत आ गया है। इतना कहते ही वह उसे तोते को नीचे गिरा देता है, जिसमें तोता 2 टुकड़ों में टूट जाता है और तांत्रिक भस्म हो जाता है। तांत्रिक की मृत्यु होते ही राजकुमारी मायावती वापस से अपने असली रूप में आ जाती है। यह देखकर राजा बहुत खुश होता है। शर्त के मुताबिक राजा कुंदन व मायावती का विवाह करवा देता है और कुंदन को राज्य का राजा बना देता है। राजा मोहन व अन्य गांव वालों को जेल से निकाल देता है और उनको आजाद कर देता है।
इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अच्छा बुरा समय जिंदगी का हिस्सा है। कभी बुरे समय में उदास नहीं होना चाहिए। क्या पता तकदीर कब बदल जाए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।